बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सा मुख्तार। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर का हम क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे और DSM-5 TR के अकॉर्डिंग। तो हम पहले इसके सिम्टम्स को देखते हैं कि कौन-कौन से सिम्टम ज़रूरी होते हैं। उसके बाद उसका क्राइटेरिया देखते हैं कि कितने टाइम के लिए कितने सिम्टम्स का होना ज़रूरी है, ताकि चीज़ें ज़्यादा आसानी से हम समझ सकें। ये वही चीज़ें हैं जिनको हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। यहाँ हम इनको जनरली लेके चलते हैं। इन एक्यूरेंस और स्लो एफर्टफुल वर्ड रीडिंग होती है कि वो लोग जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी होती है या लर्निंग डिसऑर्डर होते हैं, उनमें किन किन सिम्टम्स का होना ज़रूरी है उनको डायग्नोज करने के लिए। तो फर्स्ट हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं, इसको सिंपली अगर हम पढ़ें तो इसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं कि डिसलेक्सिया के सिम्टम्स होना ज़रूरी हैं। तो या तो डिसलेक्सिया के सिम्टम्स होंगे, या तो डिसकैल्कुलिया के सिम्टम्स होंगे, या डिस्ग्राफिया के सिम्टम्स आपको नज़र आएंगे। अब जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डिसलेक्सिया। तो इसमें ख़ास तौर पर एक बच्चे की रीडिंग डिस्टर्ब होती है, उसकी जो लैंग्वेज कंप्रीहेंशन है या लैंग्वेज प्रोसेस है या लैंग्वेज स्किल्स हैं वो डिस्टर्ब होती हैं, और इसके साथ-साथ वो एक फ्लो के साथ चीज़ों को रीड नहीं कर पा रहा होता, रीडिंग में डिफ़िकल्टी आ रही होती है बच्चे को। सेकंड क्या है कि चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी आती है, ये भी डिसलेक्सिया के सिम्पटम्स में आ जाएँगे कि चीज़ों को अगर वो पढ़ भी लेते हैं मुश्किल के साथ, बामुशक्कत चीज़ों को पढ़ भी लेते हैं, तो उसके बाद उन्हें उनका एक्चुअल मीनिंग समझ नहीं आ रहा होता है कि बेसिकली वो जो सेंटेंस उन्होंने पढ़ा है या जो पैराग्राफ उन्होंने रीड किया है, उसके अंदर एक क्या मैसेज कन्वे किया जा रहा है, क्या चीज़ उन तक डिलीवर की जा रही है, वो उसको नहीं समझ पाते। सीक्वेंस क्या है सेंटेंसेस के दरमियान में, रिलेशनशिप क्या है, तो इन चीज़ों को वो, या डीपर मीनिंग्स क्या हैं जिस चीज़ को वो पढ़ रहे हैं, वो इस चीज़ तक नहीं पहुँच पाते। सिंपली क्या है कि वन में क्या है कि वो ठीक तरह से रीडिंग उनकी नहीं होती, अगर वो करते भी हैं तो बहुत जोड़-तोड़ करने के बाद बहुत मुश्किल से चीज़ों को पढ़ते हैं। बार-बार जो है उससे रिलेटेड जो भी लफ्ज़ उनके माइंड में आ रहे होते हैं, उनको गेस करते हैं कि ये इस तरह से है, इस तरह से है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी भी बच्चे को रीडिंग के लिए कहा या आप उसका कुछ भी सुन रहे हैं, तो स्पेलिंग तो वो जोड़-तोड़ करके मुश्किल से कर ही लेते हैं। अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, लेकिन बामुश्किल वो चीज़ों को कर तो लेते हैं, लेकिन जब उनको एक लफ्ज़ के स्पेलिंग के साथ उनको प्रोनाउंस कर लिया है, उससे रिलेटेड जो लफ्ज़ होंगे, फिर वो बच्चे उन्हीं लफ्ज़ को जो है वो गेस करते रहते हैं। ठीक हो गया? वो लफ्ज़ नहीं पढ़ पाते एक्यूरेटली ना, उससे रिलेटेड चीज़ों को गेस करते रहते हैं। फर्स्ट में तो ये है, सेकंड में क्या है कि अगर वो रीडिंग कर भी लेते हैं, तो वो उनको उसके पीछे जो मतलब छुपा होता है कि चीज़ों को समझने में डिफ़िकल्टी आती है। उसके बाद क्या है, डिफ़िकल्टी विद स्पेलिंग्स। अब स्पेलिंग के साथ क्या डिफ़िकल्टी आ रही है कि डी की जगह ई पढ़ते हैं, डी की जगह बी को पढ़ लेते हैं, बी की जगह डी को पढ़ लेते हैं, कि ये चीज़ें मिक्स कर जाते हैं। डब्ल्यू और एम को मिक्स कर जाते हैं कि डब्ल्यू क्या है, एम क्या है, तो ये इनके दरमियान का जो डिफरेंस होता है उसको मिक्स कर जाते हैं। एन और एच, इनके दरमियान का डिफरेंस वाज़े तौर पर नहीं समझ पाते, इनको भी बाज़-औक़ात मिक्स कर जाते हैं। आई और एल, इनकी प्रोनाउंसिएशन में इनको प्रॉब्लम आ रहा होता है, क्योंकि ये एक तरह से ही होते हैं। अगर हम स्मॉल एल की बात करें और कैपिटल आई की बात करें, तो ये एक ही तरह से होते हैं, तो उनको फिर इसको समझने में प्रॉब्लम आ रहा होता है। इन चीज़ों को मिक्स कर जाते हैं। फर्स्ट क्या है, रीडिंग नहीं कर पाते, दूसरा क्या है उसका जो मतलब होता है वो समझ नहीं पाते, और थर्ड क्या है, स्पेलिंग को मिक्स कर जाते हैं कि स्पेलिंग क्लैरिफिकेशन उनकी नहीं होती। ठीक है? इन तीनों सिम्पटम्स को हम क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं इनको। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिफ़िकल्टी विद रिटन एक्सप्रेशन के। बहुत से बच्चे आपको ऐसे भी मिलेंगे कि वो आपको लेसन सुना लेते हैं, कि जो भी आप उनको असाइनमेंट देते हैं वो आपको याद करके सुना देते हैं, लेकिन जब लिखने की बारी आती है, सुनाने में वो बच्चे ठीक होते हैं, जब लिखने की बारी आती है तो वो चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, चीज़ों को लिख नहीं पाते, उनको पंक्चुएशन का नहीं पता चलता, उनको सेंटेंसेस का नहीं पता चलता कि किस तरह से एक एक्यूरेट वे होता है चीज़ों को लिखने के लिए, किस तरह क्या मेथड यूज़ करना चाहिए सेंटेंस या पैराग्राफ राइटिंग के लिए।
उनकी ग्रामर या पैराग्राफ को ऑर्गेनाइज करने की जो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज होती हैं वो भी इनमें कम होती हैं और क्लियरली चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अब इसको हम समराइज करें इस लाइन को तो क्या है कि चीज़ों को अगर वो उन्हें आती भी होती हैं तो उनको लिखने में मसला आता है, यानी कि चीज़ों को लिख नहीं पाते, सुना लेते हैं वो लिख नहीं पाते, उनके पास बाज़-औक़ात लफ्ज़ नहीं होते, बाज़-औक़ात उनको स्ट्रक्चर नहीं बनाना आ रहा होता। अगर उर्दू भी लिखते हैं तो का, की गलती को कर जाते हैं या कुछ लफ्ज़ बीच में से स्किप कर जाते हैं। और अगर इंग्लिश की बात करें तो टू, ऑफ, इस टाइप के जो दी, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं उनको बाज़-औक़ात फॉर, बाज़-औक़ात स्किप कर जाते हैं और बाज़-औक़ात इनके स्पेलिंग आगे पीछे करके इनको लिख देते हैं तो प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अच्छा जी, इसको क्या कहते हैं, सिम्पटम नंबर 4 को क्या पढ़ते हैं हम, इसको हम पढ़ते हैं डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट है हमारे पास, इसको हम पढ़ते हैं डिस्कैल्कुलिया, डिफिकल्टी मास्टरिंग नंबर सेंस। यहाँ पे टोटली मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज की बात हो रही है कि उनको नंबर के बारे में सेंस नहीं होती, चीज़ों को कैलकुलेट नहीं कर पाते, चीज़ों के दरमियान में जो एक रिलेशन होता है प्लस माइनस हो रहे हैं क्या हो रहे हैं, तो उन चीज़ों को ये समझ नहीं पाते, माइनर लेवल के मैथमेटिकल क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट नहीं कर पाते। ठीक है जी, इनमें ये डिस्टर्बेंस होती है, ये इनएबिलिटी होती है, ये डिफिकल्टी पाई जाती है। मैथमेटिकल रीजनिंग को अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी इन बच्चों में नहीं होती। इवन स्वे टाइप की डिफ़िकल्टी को वो फेस करते हैं जब कोई भी मैथमेटिकल क्वेश्चन को, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को या किसी भी प्रोसीजर को सॉर्ट आउट करने की बारी आती है। ठीक हो गया। अब यहाँ तक इसको हम थोड़ा सा समराइज कर देते हैं कि फर्स्ट एक्सट्रीम में क्या है, डिसलेक्सिया, जिसमें रीडिंग, चीज़ों को समझने में और स्पेलिंग की बात हो रही है। और फोर्थ पे हमारे पास क्या है, सिर्फ लिखने की बात हो रही है कि वो अच्छी तरीके से लिख नहीं पाते, उनकी राइटिंग भी पुअर होती है, उनके पास वोकैबुलरी भी अच्छी नहीं होती। उसके बाद इसको हम कहते हैं डिस्ग्राफिया। उसके बाद है मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज, इसको हम डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। इसमें टोटली मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज, लॉजिकल रीजनिंग डिस्टर्ब होती है बच्चे की। लेकिन यहाँ पे पर्सनल इंटरेस्ट और बेस भी मैटर कर रही होती है कि बच्चे की बेस किस तरह से बनी है या बच्चे का पर्सनल इंटरेस्ट क्या है। तो सिर्फ हम एक ये देखते हुए कि अगर वो मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा तो हम उसको वो नहीं कर देते, डायग्नोस नहीं कर देते, इसके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमें डायग्नोस करना होता है जी। नेक्स्ट क्या है कि हम ये चीज़ देखते हैं कि बच्चा उस एज में, लाइक अगर 5 साल का बच्चा किस हद तक मैथमेटिकल या कोई भी प्रॉब्लम को या लर्निंग कोई भी टास्क को परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी है उसमें, नॉर्मली बच्चे में होती है, लेकिन एक इंडिविजुअल में अगर आप देखते हैं तो वो उसमें नहीं है उस बच्चे में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी एज के जो लोग जो काम कर पा रहे हैं तो वो बच्चा वो काम नहीं कर पा रहा होता। तो इसकी वजह से ना सिर्फ उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बल्कि ऑक्यूपेशनल या फिर जहाँ पे भी वो काम कर रहा है, डेली लाइफ है, उसकी डेली फंक्शनिंग है, वो भी डिस्टर्ब होती है। तो ये जो उनकी एबनॉर्मेलिटीज हैं या उनकी लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, इनको फिर हम किस तरह से डायग्नोज करते हैं, प्रॉपर हम क्लिनिकल असेसमेंट के थ्रू इनको डायग्नोज कर रहे होते हैं। ठीक है जी, इसके लिए हमें फिर लर्निंग डिफिकल्टीज को भी देखना होता है, उनकी कि कहाँ पे किस किस डोमेन में इनको प्रॉब्लम आ रहा है, और प्लस हमने क्लिनिकल असेसमेंट की बेस पे भी इनको डायग्नोज करना होता है। क्लिनिकल असेसमेंट की बेस पे भी हम इनको इनकी कैपेबिलिटीज को मेजर करते हैं। अगर हम बात करते हैं 17 इयर्स या इससे ओल्डर बच्चे के बारे में हम बात करते हैं, तो उसके लिए फिर हम उसकी जो है वो हिस्ट्री भी देखते हैं, प्रीवियस हिस्ट्री भी देखते हैं कि किस तरह से इसने चीज़ों को लर्न किया है। उसके बाद हम क्लिनिकल असेसमेंट यानी कि एक स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम डायग्नोज करते हैं कि किस डोमेन में ये डिफिकल्टीज आ रही है जी। एक और चीज़ हम देखते हैं अब सी में क्या है कि बच्चे में लर्निंग डिफिकल्टीज होती हैं, लेकिन डायग्नोज होने में उनको टाइम लग जाता है। क्या है कि प्रेजेंट होती हैं स्कूल के टाइम में बट मे नॉट बिकम फुली मैनिफेस्ट अंटिल द डिमांड फॉर दोज अफेक्टेड एकेडमिक स्किल्स या एकेडमिक स्किल्स। अब कैसे ये एकेडमिक स्किल्स पे इफेक्ट करती हैं कि आप एक बच्चे को टास्क दे रहे हैं कि कोई काम करना है, और वो जितनी उसमें स्किल्स हैं या जितनी उसकी कैपेबिलिटीज हैं
अगर तो आपकी डिमांड उस कैपेबिलिटीज के करीब करीब है तो वो बच्चा उसको मेट कर लेता है, तो उससे उसकी डिफिकल्टीज प्रोमिनेंट नहीं होती। लेकिन जब जब आप उनको कोई ऐसा काम देते हैं जो इनकी कैपेसिटी से एक्सीड कर जाता है, तो फिर उसकी डिफिकल्टीज प्रोमिनेंटली जो है वो या प्रोमिनेंट होती हैं या प्रोमिनेंटली अपीयर होती हैं कि आप उनको देख सकते हैं कि वो यहाँ पे अब डिफिकल्टी आ रही है बच्चे को। जी, अगर तो हम उनको ऐसे टास्क असाइन करते हैं जो कि जितनी उनकी कैपेबिलिटीज़ है उतने ही टास्क उनको असाइन किए जाते हैं, तो वो आसानी से उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो चीज़ें प्रोमिनेंट तब होती हैं जब उनकी आपके जो टास्क हैं उनकी जो एक काम करने की कैपेबिलिटी है, एक स्पेसिफिक लिमिट है, उससे एक्सीड कर जाते हैं, तो फिर ये चीज़ें वाज़ेह होना शुरू हो जाती हैं। जब उस पे उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा आप उनको बर्डनाइज़ करते हैं, तो तब जाके ये चीज़ें वाज़ेह तौर पर एक्सप्लेन होना शुरू हो जाती हैं। जी, और क्या चीज़ है कि लर्निंग डिसेबिलिटी को जब हम डायग्नोज़ करते हैं, तो उसके लिए फिर हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है कि क्या उनको विज़ुअल या ऑडिटरी कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, या फिर उनको कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और तो नहीं है। यानी कि कोई किसी और वजह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो या विज़ुअल या फिर ऑडिटरी प्रॉब्लम आ रहा हो बच्चे को, कोई और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, या कोई भी उनको लैंग्वेज अच्छे तरीके से समझ ना आ रही हो, या ये है कि वो टीचर जो उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो बच्चा उस चीज़ को पिक ना कर पा रहा हो, तो फिर ऐसी सूरत हाल में हम लर्निंग डिसेबिलिटी को डायग्नोज नहीं करते कि किसी और मेंटल या साइकोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की मौजूदगी में बच्चे को अगर लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो उस सूरत हाल में। और तीसरा क्या है कि टीचर की इंस्ट्रक्शन को अगर बच्चा फॉलो नहीं कर पा रहा, तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम लर्निंग डिफिकल्टीज के अगर सिम्टम्स मौजूद होते हैं तो भी हम इनको डायग्नोज नहीं करते, बल्कि हम बाकी सारी चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद हम इनके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की तरफ आते हैं। ठीक हो गया। अब जिन सिम्टम्स को हमने डिस्कस किया है, यानी कि ए में से जिन सिम्टम्स को हमने डिस्कस किया है, इनमें से कम किसी एक सिम्टम्स का मौजूद होना ज़रूरी होता है 6 मंथ्स के लिए। लेकिन अगर आप उसका ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर वो सिम्टम मौजूद रहते हैं, या अगर एक सिंपल सिम्टम्स है वो मौजूद रहती है या रहता है, तो फिर क्या होता है कि हम उनको डायग्नोज करते हैं फिर जाके। अगर आप ट्रीटमेंट दे रही हैं और बच्चा ठीक हो रहा है और वो उन चीज़ों को पिक भी कर पा रहा है और वो बेटरमेंट की तरफ आ रहा है 6 मंथ से पहले ही, तो फिर हम उसको डायग्नोज नहीं करते। ए में से 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6, 6 सिम्पटम्स में से किसी एक सिम्पटम्स का या एक से ज़्यादा सिम्पटम्स भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक सिम्पटम्स का मौजूद होना ज़रूरी होता है 6 महीने के टाइम के लिए। और इसके साथ-साथ आप क्लिनिकल इंटरवेंशन अप्लाई भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो सिम्पटम्स अपीयर रहने चाहिए, तो फिर हम डायग्नोज़ करते हैं। ठीक है जी। अब हम बात तो कर चुके हैं इनके बारे में कि बच्चे की इम्पेयरमेंट में हमने ये देख लिया था कि डिसलेक्सिया क्या है, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया कि ऊपर जो अभी ए में 1, 2 एंड 3 हैं वो स्पेसिफाई कर रहे हैं डिसलेक्सिया को। उसके बाद जो है जो राइटिंग इम्प्रेशन की अगर हम बात करें तो 4 जो है वो राइटिंग से रिलेटेड है, 5 एंड 6 जो है फिर वो मैथमेटिकल कैपेबिलिटी से रिलेटेड आ जाता है। इन चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी हमने देखा कि क्या-क्या चीज़ें आ जाएंगी। अब हम इनकी सिवियरिटी की तरफ आते हैं कि सिवियरिटी में हम किस तरह से इनको क्लैरिफाई करते हैं कि अगर तो एक या एक से ज़्यादा यानी कि एक या दो डोमेन बच्चे की डिस्टर्ब होती हैं क्लिनिकली, सॉरी एकेडमिक डोमेन्स में एक या एक से ज़्यादा डोमेन्स सिंपली अगर बच्चे की डिस्टर्ब होती हैं, लेकिन क्या है कि थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है, लेकिन ये अगर कोई उनकी हेल्प कर रहा है, कोई उनको एक अटेंशन दे रहा है, तो वो अप्रोप्रिएटली जो है वो कर लेते हैं। अगर उनको प्रॉपर अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है या सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, तो वो इन चीज़ों को तकरीबन कर पाते हैं, आसानी से कर पाते हैं। इनको माइनर लेवल की सपोर्ट ज़रूरी होती है, तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये माइल्ड लेवल की डिफ़िकल्टीज़ है। अगर डिफ़िकल्टीज़ प्रोमिनेंट हो रही हैं, पहले माइनर लेवल की हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी-सी सेवेयर हो रही हैं, और बच्चे की एक या एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5 कोई भी डोमेन्स हो सकते हैं, वो ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं। तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस भी है, लेकिन इसको एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है, थोड़ी एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है कि इसको ज़्यादा टाइम चाहिए,
अकोमोडेट करने की सर्विसेज की ज़्यादा इन बच्चों को ज़रूरत होती है। यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा डोमेन्स डिस्टर्ब होती हैं और बच्चे को एक स्वेयर टाइप की अटेंशन की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, अकोमोडेशन की ज़रूरत होती है, तो फिर जाके जो है वो अपना काम करने के काबिल होते हैं। इनके किसी न किसी पर्सन की अंडर सुपरविजन फिर वो काम करने के काबिल होते हैं ऐसे बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिवियरिटी की अगर हम बात करते हैं तो सिवियर टाइप की डिफिकल्टीज होती हैं लर्निंग स्किल्स में, कि चीज़ों को लर्न करने में उनको बहुत सिवियर टाइप की डिफिकल्टीज आ रही होती हैं। यहाँ पे बहुत सारी जो एकेडमिक डोमेन्स हैं वो बच्चे की डिस्टर्ब होती हैं, तो वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो कोई भी स्किल्स सीख सकता है, लेकिन उसके लिए उसको स्पेशलाइज्ड टीचिंग की ज़रूरत होती है। स्कूल के टाइम में मोस्टली एक पर्सन उसके लिए, यूजुअली ऐसे लोगों के लिए एक टीचर हायर किया जाता है जो कि 4 से 5 घंटे उसकी ड्यूटी आवर्स होते हैं, और उसकी यूजुअली पाकिस्तान में तो उसका सैलरी पैकेज 30, 40, 50 के करीब होता है। एरिया टू एरिया ये चीज़ें वेरी कर रही होती हैं। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिकली किसी टीचर को हायर किया जाता है जो कि फुल टाइम एक ही बच्चे को फोकस कर रहे हैं, या फुल टाइम एक ही बच्चे पे वो अपने अटेंशन दे रहे हैं, जो ड्यूटी आवर्स उनके स्पेसिफाई किए हुए होते हैं। तो ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है, तो बगैर किसी अटेंशन के, बगैर किसी बंदे की हेल्प के, तो ये अपने जो डेली लाइफ के एक्टिविटीज़ होती हैं, ये टास्क होते हैं, उनको भी परफॉर्म नहीं कर पाते। जी, आज हमने डिस्कस किया है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर का क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू DSM-5 TR। यहाँ पे किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे जो है वो पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।